हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार कहानियां। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो पहली कहानी शुरू करते हैं, दो परियों की। एक समय की बात है। एक जंगल में दो परियां रहती थी। एक परी का नाम था शुभना और दूसरी परी का नाम था आशुभना। शुभना एक अच्छी परी थी जो हमेशा सबकी मदद करती थी और सबको खुशी देती थी। आशुभना एक बुरी परी थी जो हमेशा सबको परेशान करती थी और सबको दुख देती थी। शुभना की शक्ति थी कि वह जो भी चीजें छूटी थी वे सब हरियाली और फूलों से भर जाती थी। उसका स्पर्श सबको शांति और खुशी देता था। आशुभना की शक्ति थी कि वह जो भी चीजें छूटी थी वे सब सूखे और मारूड भूमि में बादल जाते थे। उसका स्पर्श सबको दुख और परेशानी देता था। एक दिन शुभना और आशुभना की मुलाकात हुई। शुभना ने आशुभना को समझाया कि तुम्हारी बुराई से सबको दुख होता है, तुम्हारी शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए करो। आशुभना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी शक्ति का उपयोग अपने मन काम के लिए करती हूँ और मुझे इससे खुशी मिलती है। शुभना ने आशुभना को समझाने की कोशिश की, लेकिन आशुभना ने उसकी बात नहीं सुनी। शुभना ने सोचा कि वह आशुभना को बदलने के लिए कुछ कर सकती है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। शुभना ने आशुभना को एक चैलेंज दिया, चलो हम दोनों एक एक गांव में जाएंगे और अपनी शक्ति का उपयोग करके देखेंगे कि कौन सी परी का उपयोग सबको ज्यादा खुशी देता है। आशुभना ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और दोनों परियां अलग अलग गांव में गई। शुभना ने अपने गांव में जाकर अपनी शक्ति का उपयोग किया और सबको खुशी दी। उसने गांव के खेतियों में हरियाली और फूलों का प्रकाश किया और गांव के लोगों को शांति और खुशी दी। आशुभना ने अपने गांव में जाकर अपनी शक्ति का उपयोग किया और सबको दुख दिया। उसने गांव के खेतियों में सूखे और मारूड भूमि का प्रकाश किया और गांव के लोगों को दुख और परेशानी दी। दोनों गांव के लोगों ने अपनी अपनी परी के बारे में सुना और दोनों परियों की शक्ति का अनुभव किया। शुभना के गांव के लोगों ने उसकी अच्छाई की प्रशंसा की और आशुभना के गांव के लोगों ने उसकी बुराई की शिकायत की। एक दिन आशुभना के गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक बड़ा तूफान आ गया और गांव के खेतियों को नुकसान पहुंचाने लगा। आशुभना ने अपनी शक्ति का उपयोग करके तूफान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। शुभना ने जब सुना कि आशुभना के गांव में संकट आ गया है, तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके तूफान को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी शक्ति से तूफान को रोका और गांव के खेतियों को बचाया। आशुभना ने देखा कि शुभना की शक्ति से गांव के खेतियों को बचाया गया है और उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसने शुभना से माफी मांगी और उससे सीखने की कोशिश की कि कैसे अच्छाई के लिए शक्ति का उपयोग करना है। शुभना ने आशुभना को माफ किया और उससे अच्छाई के लिए शक्ति का उपयोग करने का तरीका बताया। आशुभना ने अपनी शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए करना शुरू किया और सबको खुशी दी। दोनों परियां अब सबके लिए अच्छाई का काम करती है और सबको खुशी देती है। शुभना और आशुभना की कहानी सबको ये सीख देती है कि अच्छाई के साथ हम सबके दिल को जीत सकते हैं और हमेशा हेम अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। अब कहानी शुरू करते हैं दो किसानों की। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों पड़ोसी थे और लगभग एक जैसे ही खेतों में खेती करते थे। जमीन की उर्वरता, मौसम और संसाधन सब कुछ एक जैसा था, लेकिन उनके सोचने और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। रामलाल एक परंपरागत किसान था। उसने जो खेती अपने पिता और दादा से सीखी थी, वही आज भी कर रहा था। हर साल वही फसलें, वही तरीके,
वही मेहनत, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं होता था। उसके लिए खेती सिर्फ जीविका का साधन थी, किसी बड़े सपने का जरिया नहीं। रामलाल का मानना था, जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं वैसे ही हमें भी करना चाहिए। जमाना चाहे बदल जाए, लेकिन खेती का तरीका नहीं बदलना चाहिए। श्यामलाल थोड़ा अलग सोचता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन नया सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। गांव में जब भी कोई कृषि अधिकारी आता, वह सबसे पहले जाकर सलाह लेता। उसने अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया, ड्रिप सिंचाई लगाई और समय समय पर फसल चक्र बदलता रहा। उसका मानना था, अगर जमाना बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। एक साल गांव में सूखा पड़ा, बारिश बहुत कम हुई। रामलाल ने अपनी फसल पुराने तरीके से बोई थी और उसे सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर भरोसा था। फसल खराब हो गई और रामलाल को कर्ज लेना पड़ा। दूसरी ओर श्यामलाल ने पहले ही सूखे की आशंका को देखते हुए कम पानी वाली फसल बोई थी और ड्रिप सिंचाई से थोड़ा थोड़ा पानी देकर फसल बचा ली। उसकी फसल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकी और उसने कुछ मुनाफा भी कमाया। एक बार गांव में कृषि विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। रामलाल ने कहा, हमें क्या जरूरत है सीखने की? हम तो सालों से यही करते आ रहे हैं। लेकिन श्यामलाल ने पूरा प्रशिक्षण लिया और वहां से नई तकनीकों के बारे में जाना, जैसे कीटनाशक के जैविक विकल्प, फसल बीमा और मंडी के भाव की जानकारी मोबाइल से प्राप्त करना। उस साल श्यामलाल ने मोबाइल ऐप से मंडी के भाव देखे और फसल को उस दिन बेचा जब दाम सबसे अधिक थे। जबकि रामलाल ने अपनी फसल मंडी में वैसे ही भेज दी जैसे हर बार भेजता था और कम कीमत पर बेचना पड़ा। श्यामलाल ने एक साल सोचा कि क्यों न हल्दी की खेती की जाए। गांव में किसी ने पहले हल्दी की खेती नहीं की थी, लेकिन उसने YouTube वीडियो और कृषि विशेषज्ञों से जानकारी ली और प्रयोग किया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, ये तो पागल हो गया है, अजीब अजीब चीजें उगाता है। लेकिन जब हल्दी की फसल आई और उसने बाजार में बेची तो उसे बहुत अधिक मुनाफा हुआ। अब गांव के कई किसान उससे हल्दी की खेती के बारे में पूछने लगे। समय बीतता गया। रामलाल की स्थिति जस की तस रही। कर्ज बढ़ता गया, आय कम होती गई। वह हर संकट में सरकार की मदद की प्रतीक्षा करता। दूसरी ओर श्यामलाल ने अपनी जमीन का अधिकतम उपयोग किया, पशुपालन शुरू किया, मधुमक्खी पालन सीखा और अपनी एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जहां वह हल्दी पाउडर, आंवला जूस जैसे उत्पाद बनाकर सीधे बाजार में बेचता। श्यामलाल अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वह एक उद्यमी बन चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया, जो आदर्श किसान पुरस्कार देने आया था। सारे गांव ने श्यामलाल का नाम सुझाया। रामलाल भी वहीं खड़ा था, उदास। अधिकारी ने जब श्यामलाल से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, सफलता कोई जादू नहीं है। मैं भी वही खेत जोतता हूँ, वही बीज बोता हूँ। बस मैंने हर साल कुछ नया सीखा, थोड़ा बदला और आगे बढ़ता गया। हर किसान के पास यही ताकत है, अगर वो चाहे तो। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि प्रेरणा के थे। उस दिन उसने तय किया कि अब वह भी बदलाव को अपनाएगा, सीखना शुरू करेगा और अपने बेटे को भी नई तकनीकें सिखाएगा। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। परंपरा अच्छी होती है, लेकिन अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव और सीखने की इच्छा से मिलती है। किसान अगर चाहे तो वह सिर्फ फसल नहीं, अपनी तकदीर भी उगा सकता है। अब कहानी दो भारतीय बेटियों की। भारत के एक छोटे से गांव रूपगढ़ में दो परिवार रहते थे।
शर्मा जी का और खान साहब का। इन दोनों परिवारों की जिंदगी में एक समानता थी। दोनों की एक एक बेटी थी और दोनों ही अपनी बेटियों को दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरते देखना चाहते थे। शर्मा जी की बेटी का नाम था आर्या और खान साहब की बेटी का नाम था जोया। आर्या और जोया बचपन से ही एक साथ स्कूल जाती थी, साथ खेलती थी और एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। जहां आर्या पढ़ाई में तेज थी, वहीं जोया को चित्रकारी और संगीत का शौक था। जब आर्या और जोया 10वीं कक्षा में पहुंची, तो गांव में चर्चा होने लगी कि अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, शादी की बातें शुरू की जानी चाहिए। लेकिन इन दोनों की माताएं, सीमा शर्मा और फरजाना भी, अपने अपने पति के सामने खड़ी हो गईं। सीमा जी ने कहा, आर्या डॉक्टर बनना चाहती है, उसे शहर भेजना होगा। फरजाना बी ने भी कहा, जोया में हुनर है, उसे आर्ट स्कूल में भेजना है। शर्मा जी कुछ झिझके, लेकिन बेटी की आंखों में सपने देखकर मान गए। वहीं खान साहब ने पहले इनकार कर दिया, लड़कियां शहर जाकर क्या करेंगी। लेकिन जब जोया ने अपने बनाए चित्रों की एक प्रदर्शनी गांव में लगाई और लोगों ने तारीफ की, तो उनका दिल भी पिघल गया। आर्या को दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और जोया को लखनऊ के आर्ट कॉलेज में। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई, लेकिन संपर्क बना रहा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। आर्या को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। कई बार उसने क्लास के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जोड़े। वहीं जोया को अपने मुस्लिम होने के कारण भेदभाव झेलना पड़ा। क्या तुम असली भारतीय हो, जैसे सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपनी कला से जवाब दिया। तीसरे साल की पढ़ाई के दौरान आर्या की मां की तबीयत बिगड़ गई। उसे गांव लौटना पड़ा, मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव लौटकर उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला। शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उधर जोया ने एक राष्ट्रीय आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसकी पेंटिंग भारत की बेटियां ने पहला स्थान पाया। उसकी पेंटिंग में 2 लड़कियां, एक डॉक्टर और एक चित्रकार, एक साथ खड़ी थीं, आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ। 5 साल बाद आर्या और जोया गांव में एक बार फिर मिली। गांव के स्कूल में एक समारोह था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित। जोया ने वहां अपनी चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई और आर्या ने ग्रामीण महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य शिविर लगाया। उस दिन मंच से जब सरपंच ने दोनों को सम्मानित करते हुए कहा, ये है हमारे गांव की असली बेटियां, तो सारा गांव तालियों से गूंज उठा। आर्या और जोया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने की राह में रुकावटें आएंगी, पर अगर इरादे मजबूत हों और साथ मिले सही परवरिश और हिम्मत का, तो कोई भी बेटी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है।